सभी को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और प्रविधियां कौन कौन सी होती हैं या कौन कौन से आवश्यक गुण उनमें होने जरूरी होते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि ये टूल्स क्या होते हैं। हम लोग जानते हैं इवैल्यूएशन इज इम्पोर्टेंट इन टीचिंग। मूल्यांकन जो है शिक्षण प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें ये पता नहीं चलता है शिक्षण करने के बाद कि जो हमने शिक्षण कराया है वो किस हद तक प्रभावी रहा है या अपने उद्देश्यों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है शिक्षण की वह उद्देश्य विहीन हो जाती है। केवल प्लानिंग कर लेना, केवल नियोजन कर लेना ही शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं होता है। हमें सफलता तभी मानी जाती है जब हमें वो आउटकम्स मिलते हैं जो उसके व्यवहार में या बालक के व्यवहार में आए हैं, तब उसे हम सफल मानते हैं। अब इस चीज के लिए क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया में अलग अलग प्रकार के उपकरण यूज किए जाते हैं मूल्यांकन के लिए। लेकिन केवल मूल्यांकन के लिए किसी टूल का या किसी उपकरण का प्रयोग कर लेना ही काफी नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि जो टूल हम लोग यूज कर रहे हैं वो उस उद्देश्य की पूर्ति करता है या नहीं है जो हम मूल्यांकन करना चाह रहे हैं। तो हम इसको सूटेबिलिटी कहते हैं, है या नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करें, अगर हम इनएप्रोप्रिएट टूल यूज करते हैं तो उससे हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल गलत होते हैं। परिणाम अगर हमें गलत प्राप्त हो रहे हैं तो हमारी पूरी की पूरी प्रक्रिया जो चली है वही अपने आप में गलत हो जाती है। इसीलिए आवश्यक है कि एक ऐसे सुटेबल टूल का या उपकरण का प्रयोग किया जाए जो हमें अच्छे परिणामों या आउटकम्स के बारे में बताए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शिक्षण में एक महत्वपूर्ण पद होता है व्यक्तिगत भिन्नता, जिसको हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, वो भी पाई जाती है। तो हम लोग केवल एक ही टूल का प्रयोग करके सारा का सारा मूल्यांकन कर दें तो उससे जो प्राप्त परिणाम होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर ये जान लेना आवश्यक है कि एक अच्छे उपकरण की में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए। यहाँ 10 या 12 दिए गए हैं आपके सामने, 12 दिए गए हैं। जैसे पहली चीज बताई गई है वैलिडिटी, दूसरा बताया गया है बैलेंस, तीसरा बताया गया है एफिशिएंसी, चौथा ऑब्जेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी, डिफिकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन, रिलायबिलिटी, फेयरनेस, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रैक्टिकेबिलिटी और स्पीडनेस। ये सारे के सारे गुण होना उसमें बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैलिडिटी क्या होती है, वैधता क्या होती है। वैधता का जो सीधा सीधा संबंध होता है वो मापन के उद्देश्यों से होता है। किसी भी परीक्षण को हम लोग वैलिड तभी कहेंगे जब वो उन उद्देश्यों की पूर्ति कर लेता है जिन उद्देश्यों के लिए उसका निर्माण किया गया है। अगर वो मापन के उद्देश्यों को पूरा करता है तो वैध कहा जाएगा, वैलिड कहा जाएगा। दूसरी चीज विशेषता जो उसमें बताई गई है वो है बैलेंस, संतुलन। संतुलन का मतलब यह है कि जो इवैल्यूएशन टूल हम डिजाइन करते हैं या जो इवैल्यूएशन टूल हम लोग यूज करते हैं वो पाठ्य वस्तु में ठीक ढंग से वितरित है या नहीं है। जो कंटेंट हम लोग ले रहे हैं उसको सभी जगह वितरित होना आवश्यक है। अगर 6 यूनिट आपके सिलेबस में है जो आप इवैल्यूएशन टूल बना रहे हैं तो उसका वितरण डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर बराबर होना चाहिए, संतुलन उसमें होना चाहिए। उसके बाद बात आती है एफिशिएंसी की, क्षमताओं की। अब एफिशिएंसी हम किसको कहेंगे, अगर परीक्षण जो है वो समय, प्रशासन और अंकन की दृष्टि से कम समय लेता है, कम समय में उसका अंकन कर लिया जाता है, उसका प्रशासन किया जाता है या कम समय व्ययशील वो है, तो हम उसको कहते हैं एफिशिएंट। अगर ये उसमें कमी पाई जाती है तो इनएफिशिएंट वो कहा जाता है, वो अक्षम कहा जाएगा, सक्षम नहीं कहा जाएगा। उसके बाद अगला गुण होता है ऑब्जेक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का संबंध होता है प्रश्नों से। अगर प्रश्न स्पष्ट हैं, उनके निश्चित उत्तर हैं, तो उसको वस्तुनिष्ठ कहा जाएगा। क्योंकि उससे क्या होता है, जो अंकन करना होता है, जो इवैल्यूएशन करना होता है वो बहुत सरल हो जाता है और एररलेस हो जाता है। एररलेस मतलब उसमें गलतियों की संभावना कम हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो एग्जामिनर उसको ले रहा है, जो इवैल्यूएटर उसको ले रहा है, उसके लिए उसके मनोभावों से, उसके एटीट्यूड से भी वो मुक्त हो जाता है। उसके मनोभावों का प्रभाव इवैल्यूएशन पे नहीं पड़ता है। अगर ये गुण उसमें पाए जाते हैं तो हम उसको कहेंगे वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिविटी का गुण उसमें है।
इसके बाद अगली चीज आती है स्पेसिफिसिटी, जिसको हम विशिष्टता कहते हैं। ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है वस्तुनिष्ठता का। यदि परीक्षण से अनभिज्ञ छात्र जिनको पता नहीं है कि परीक्षण क्या है, कैसे होना है, अगर वो कम अंक पाते हैं और अन्य अधिक पाते हैं, तो हम कहेंगे परीक्षण में विशिष्टता का गुण है, जब वो जो परीक्षण है वो विशिष्ट है। उसके बाद अगला गुण है इसमें डिफिकल्टी। डिफिकल्टी मतलब कठिनता स्तर। अगर सम्मिलित किए गए जो प्रश्न हैं, ये इसका सीधा सीधा संबंध है वो सम्मिलित किए गए प्रश्नों से होता है। प्रश्न ना तो बहुत कठिन होने चाहिए, ना ही सरल होने चाहिए। कठिन होंगे तो छात्र उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उससे परिणाम प्रभावित होंगे। अगर कठिन सरल होंगे तो छात्र बहुत आसानी से उसका आंसर दे देंगे, उसका उत्तर दे देंगे, तो वो भी परीक्षण बहुत बेहतरीन नहीं माना जाएगा अगर उसमें कठिनता स्तर को ध्यान में नहीं रखा गया है। उसके बाद अगला गुण बताया गया है डिस्क्रिमिनेशन, विभेदकता का गुण। अगर जो परीक्षण तैयार किया गया है वो श्रेष्ठ छात्र और जो कमजोर छात्र होते हैं, जो बिलो एवरेज होते हैं, एवरेज छात्र होते हैं, उनके बीच में विभेद करने में या अंतर करने में सक्षम है, अगर कर पा रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि उसमें विभेदकता का गुण, डिस्क्रिमिनेशन का गुण जो है, क्वालिटी है, वो है। अगली चीज आती है रिलायबिलिटी, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है? यदि परीक्षण से एक ही तरीके के अंक बार बार प्राप्त हो रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, कोई और अध्यापक ले रहा है, कोई और इवेल्युएटर ले रहा है, और उससे परिणाम जो मिल रहे हैं बार बार वही प्राप्त हो रहे हैं, तो हम कहेंगे, अगर समान परिणामों की आवृत्ति हो रही है, तो हम कहेंगे जो टेस्ट है, जो परीक्षण है हमारा, रिलायबल है। उसके बाद अगला गुण इसमें लिखा गया है फेयरनेस, न्याययुक्तता या न्याय संगत। छात्रों को उनकी योग्यता के प्रदर्शन के अवसर अगर प्रदान किए जा रहे हैं, अगर बराबर प्रदान किए जा रहे हैं, सभी को बराबर अवसर प्रदान हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो टूल है, जो परीक्षण है, उसमें न्याय संगतता या फेयरनेस का गुण विद्यमान है। उसके बाद अगला है स्टैंडर्डाइजेशन। स्पेलिंग मैंने आपको बताया था गलत हुई है, इसको हम कहते हैं प्रमापीकरण। ये परीक्षण की रचना से संबंधित होता है। आइटम एनालिसिस एक चीज होती है, जो भी परीक्षण निर्माण किया जाता है वो आइटम एनालिसिस के आधार पर किया जाता है, जिसको हम हिंदी में पद विश्लेषण कहते हैं। तो यदि पद विश्लेषण के आधार पर किया गया है तो उसके मानक उपलब्ध रहते हैं, तो परीक्षण जो होता है वो प्रमापीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड कहा जाता है। उसके बाद अगला गुण है प्रैक्टिकेबिलिटी, व्यवहारिकता। अगर परीक्षण के प्रशासन में सुगमता होती है, अंकन में सुगमता है, और उसकी व्याख्या में बहुत, इंटरप्रिटेशन जो उसमें बहुत ज़्यादा सुगमता है, तो परीक्षण को हम कहेंगे इसमें व्यवहारिकता का गुण विद्यमान है। आखिरी चीज इसमें बताई गई है स्पीडनेस, गतिशीलता क्या है? गतिशीलता का मतलब है कि यदि दिए गए प्रश्नों को बालक सही समय में, समय के अनुकूल है वो, तो परीक्षण में गतिशील परीक्षण कहा जाएगा, गतिशीलता का गुण विद्यमान है ऐसा कहा जाएगा, अगर वो दिए गए समय में उन प्रश्नों को कर लेता है। अब हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ टूल्स की, तो टाइप्स ऑफ टूल्स क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा वी आर गैदरिंग। We can say qualitative and quantitative tools are those assignments, devices or techniques that help us in obtaining quantitative or qualitative changes occurred in the behavior of learner through the specified learning experiences. So it totally depends on the changes occurred in the behavior of learner. So on the basis of that nature, on the basis of the nature of information data we are gathering, we can classify our tools into two parts. First one is quantitative tool, second one is qualitative tool. What are these types of tools की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग दो भागों में, मैंने आपको बताया, बांट सकते हैं इसे। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज रिटन एग्जाम, सेकंड ओरल एंड थर्ड वन इज प्रैक्टिकल। पहला जो है वो लिखित परीक्षा है, दूसरा जो है वो मौखिक है, तीसरा जो है वो प्रैक्टिकल है। यहाँ हम लोग लिखित परीक्षा को फिर तीन भागों में बांट सकते हैं, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। हम लोग बात करें दूसरे की, गुणात्मक उपकरण की हम लोग बात करें, तो इसमें पहला भाग होता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है इंट्रोस्पेक्शन, तीसरा होता है प्रोजेक्शन, चौथा सोशियोमेट्री, उसके बाद इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी, seminars, symposium and panel discussion. So these are the parts of qualitative tools.
So from the slides or video, I just want to explain the things, different kind of things or two types of tools. मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये चीज़ें आई होंगी। बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया था। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं इसके बारे में। धन्यवाद।